स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो हैं नए टाइप की वीडियो शुरू करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड होंगी, जो आपके जनरल रिक्रूटमेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों वो आपके काम आएंगे। तो मैं एक नए तरह के सेशन का शुरू कर रहा हूं जो है नॉलेज एंड ट्रिक्स। नॉलेज एंड ट्रिक्स, ठीक है। ये नया तरह का सेशन शुरू कर रहा हूं जो आपके जनरल रिक्रूटमेंट्स में काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा और सेंट्रल या स्टेट्स के रिक्रूटमेंट में काम आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके है कि जो वीडियोस होंगी वो आपको लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। मतलब ये क्या लिखा है कि जैसे जैसे मैं वीडियो डालता रहूंगा मैं एक वीडियो कम से कम इस तरह की डाल दूंगा, ठीक है। ये आपकी जनरल रिक्रूटमेंट में भी काम आएगा, किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट में काम आएगा आपके, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। पहली ट्रिक देखिए, पहली जो चीज आती है वो जैसे मैंने ये कहा कि हमें महाद्वीप याद करने होते हैं। महाद्वीप याद करने होते हैं कि भैया महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से कौन से बड़े हैं या उसके हिसाब से आपके क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से बड़े हैं, तो उनको निकालना होता है। तो हमको पहला है महाद्वीप। महाद्वीप महाद्वीप को क्रमानुसार याद रखना। कैसे याद रखेंगे आप महाद्वीप को क्रमानुसार, कैसे याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कैसे याद करेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से पहले हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से याद करते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार कैसे होगा, देखिए इसमें हो सकता है ए अफ्रीका, ए अफ्रीका उत्तर दे, उत्तर दे, ए अफ्रीका उत्तर दे अटा युआ, अटा यू आ, ठीक है। अब देखिए ए से हो जाएगा एशिया, सबसे बड़ा कौन है, एशिया। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, ऊ से आ जाएगा, उत्तर से आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक। फिर है दे, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब ये हो गया। अब आ गया अटा, अटा से हो गया अंटार्कटिका, फिर यू से हो गया यूरोप, ठीक। और आ से क्या हुआ, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से सबसे बड़ी सबसे छोटे की ओर लेगा हम लोग, ठीक है। ये आप क्षेत्रफल के हिसाब से याद कर सकते हैं। अब दूसरी चीज हो सकती है कि जनसंख्या के हिसाब से कैसे याद किया जाए, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से क्या होगा, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से देखिए, जनसंख्या के हिसाब से ए अफ्रीका यूं उत्तर दे, ए अफ्रीका यूं उत्तर दे, ठीक है। तो ए से हो गया एशिया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, फिर
फिर हो गया यू से यूरोप, फिर उत्तर से हो गया उत्तरी अमेरिका, और फिर दे से हो गया दक्षिणी अमेरिका। फिर आप जानते हैं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा, और इसके बाद जो आएगा उसके बाद आएगा आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनसंख्या के हिसाब से आपने जो है बांट लिया। सही है। अब इसके बाद एक और चीज बताइए मैं आपको, ये तो महाद्वीप की बात हो गई, ये तो महाद्वीप की बात हो गई। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है जैसे कि हिमालय की स्थिति के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ हिमालय के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिमालय के बारे में बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, हिमालय के बारे में कहा जाए तो इसकी लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर के लगभग है, 2500 की लगभग लंबाई है इसकी। ठीक है, इसमें 3 समानांतर श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं इसमें। पहले तो सबसे बाहरी हिमालय, ठीक है, बृहत्तर हिमालय, जिसे हम लोग कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री सबसे बाहरी हिमालय, 72 हिमालय, वो है आपका हिमाद्री। उससे छोटा ये है सबसे बड़ा साइज में, मतलब सबसे बड़ा ये सबसे ऊंचे इलाके का है। हिमाद्री के बाद आता है हिमाचल। हिमाचल, और ठीक है, हिमाचल जो है मिडिल हिमालय है, और सबसे नीचे मतलब उससे छोटा आता है हमारा शिवालिक। शिवालिक, ठीक, शिवालिक आता है, यानी सबसे ऊंचा हिमाद्री, उसका हिमाचल, फिर शिवालिक। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बृहत्तर हिमालय, फिर लघुत्तर हिमालय, और फिर आता है बाह्य हिमालय। इसके अलावा सबसे ऊंची श्रेणी, सबसे बाहरी श्रेणी जो आती है सबसे उत्तरी क्षेत्र में, वो आता है वो आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इससे भी ऊपर जो आता है हिमालय, यानी इससे बाहर की तरफ जो आता है हिमालय, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। काफी समय पहले भैया आप जानते ही होंगे कि हिमालय का निर्माण जो है जब आपका ये यूरेशियन प्लेट से ना जब हमारा क्षेत्र जुड़ा था, मतलब ये हमारा जो गोंडवाना लैंड था, वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तब टेथस सी नाम का एक सी था वहां पे, टेथस सी। ठीक है, टेथस सी था एक। ठीक है, जैसे सी नाम का सी था, वहां पे हिमालय क्रिएट हुआ है, तो जैसे हिमालय भी है ये कहीं से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि जहां पे हिमालय है आज, पहले वहां कभी जैसे सी था। सही, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हिमालय की, वो है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची हिमालय चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि माउंट एवरेस्ट है, कहां पे है, नेपाल में है। इसका दूसरे नाम क्या है, इसके दूसरे भी नाम हैं, नाम दूसरे भी हो सकते हैं, और नाम है भी लोकल नाम, जैसे कि सागर मथा। इसका दूसरा नाम है सागर मथा। ठीक है, इसे सागर मथा कहते हैं, या इसे कहते हैं चोमोलुंगा। चोमोलुंगा, चोमोलुंगा। ठीक है, चोमोलुंगा भी कहते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के दूसरे नाम है सागर मथा और चोमोलुंगा। चोमोलुंगा तिब्बत के आसपास लोग कहते हैं। ठीक है, तिब्बत के आसपास कहते हैं लोग, तो ये दूसरे नाम हो गए इसके। अब जरा मैं ट्रिक पे आता हूँ। ठीक है, हिमालय के साथ कौन कौन से देश जुड़े रहते हैं इसका जरा नाम बता देता हूं मैं आपको। हिमालय के साथ कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, देखिए हिमालय के साथ कौन कौन देश फैले हुए हैं। मान लीजिए पाती, चीनी, भूने। जरा देखिए, पास से कौन हो गया,
पाकिस्तान, ठीक। तीसरी कौन हो गया? तिब्बत। फिर चीनी तो चीनी ही है, यानी चीन है, चीन। भू से भूटान हो गया, और कौन हो गया? भारत, ठीक। और ने से नेपाल। तो कहां कहां है, कहां कहां है हिमालय? पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, भूटान या भारत, और नेपाल, ठीक है। इनमें है आपका हिमालय, ठीक। ये हिमालय में मैंने आपको बताया थोड़ा चीजें। ओके, अब तीसरी चीज आती है रिफ्ट वैली के बारे में। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली मतलब, रिफ्ट वैली घाटीय वैलियां होती है, तो इसे रिफ्ट वैली भी कहते हैं, घाटीय वैली। रिफ्ट घाटियां होती हैं, ठीक है। क्या होती है रिफ्ट घाटियों में? क्या होता है, ऐसा होता है ना, चट्टानों में जब दरारों की वजह से कोई वो बनने लगते हैं, नदियां बहती हैं, तो वहां रिफ्ट वैली बनती है, घाटियां बनती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? इंडिया में रिफ्ट वैली को याद रखने का तरीका क्या है, क्या देखिएगा। माता दान दो, माता दान दो, ठीक है। कौन कौन सी नदियां बह रही है? देखो रिफ्ट वैली में कौन कौन सी नदियां बह रही है इंडिया के अंदर, वो है पहले माँ, यानी माही, ठीक है। ता से ताप्ती, ताप्ती, हाँ ताप्ती, ताप्ती, ठीक है। फिर दा से दामोदर, ठीक, दामोदर। ना से नर्मदा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से है, माँ से माही, ता से ताप्ती, दा से दामोदर, और ना से नर्मदा। ये बह रही हैं रिफ्ट वैलीज में, ठीक है। इनकी वजह से रिफ्ट वैली क्रिएट होती हैं। अब इसके आगे बात जो आती है वो देखिए, वो ये है कि एक बात समझ लीजिए, ये बात समझ गए होंगे, एक बात समझ लीजिए। नर्मदा की बात करता हूं मैं। नर्मदा में क्या होता है? नर्मदा, ज्यादातर नदियां क्या करती है, ज्यादातर आप दक्कन के बारे में जानते होंगे। अगर आप डेक्कन जानते होंगे, जैसे ये इंडिया है, सॉरी मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इलाका डेक्कन एरिया है, ठीक। ये दक्कन का इलाका है, साउदर्न इलाका। तो ज्यादातर देखा जाए तो इस तरफ का ऊंचाई, सॉरी हाँ, इस तरफ की ऊंचाई ज्यादा है और इस तरफ की ऊंचाई कम है। तो लिक्विड को कहां बहना चाहिए? ऊंचाई से नीचे की ओर बहना चाहिए ना। ऐसा होता भी है, ज्यादातर नदियां आपके पूर्व की ओर बहती है, ईस्ट की ओर बहती हैं, और ज्यादातर बे बंगाल में गिरती है। मगर कुछ नदियां हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ओके, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। अब नर्मदा जो है वो कहां से उत्पन्न होती है? देखिए, नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहां पे है? शहडोल, शहडोल
मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। शहडोल मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से। नर्मदा। ताप्ती कहां से निकलती है? ताप्ती निकलती है सतपुड़ा के पहाड़ों से। ताप्ती निकलती है सतपुड़ा के पहाड़ों से। सतपुड़ा, ताप्ती जो है वो आपकी निकलती है सतपुड़ा से। हाँ, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, मुलताई से। सतपुड़ा, मुलताई, मुलताई, हाँ मूलताई, मूलताई से निकलती है, ठीक है। सतपुड़ा के पहाड़ कहाँ पे है? एमपी में, याद रखिएगा, एमपी में। तो ये है कि नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, शहडोल, और सतपुड़ा निकलती है मुलताई, एमपी से ही, ठीक। अब देखिए नर्मदा का बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं, पहले नर्मदा का बता देता हूँ सारी चीजें। नर्मदा निकलती है जैसे आपके अमरकंटक से निकली, यानी एमपी में तो है, एमपी में तो है, यानी मध्य प्रदेश में तो है। कहाँ कहाँ है? एमपी में है। उसके बाद कहाँ जाती है? उसके बाद जाती है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये जाती है महाराष्ट्र में। फिर कहाँ जाती है? एमपी चली गई, यानी मध्य प्रदेश चली गई, उसके बाद महाराष्ट्र चली गई, उसके बाद जाती है गुजरात, गुजरात, ठीक है। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों स्टेट में जाती है, ठीक है। जलप्रपात कहाँ करती है? वाटरफॉल कहाँ क्रिएट करती है? वाटरफॉल जहाँ क्रिएट करती है उसका नाम है बेड़ा घाट। वाटरफॉल कहाँ होता है इसका? भेड़ा घाट। भेड़ा घाट कहाँ? जबलपुर के पास, निकट जबलपुर, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में होती है, सही। जबलपुर तो आप जानते ही होंगे कहाँ पे, जबलपुर वहां पे है, क्या नाम है प्रदेश में। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि वाटरफॉल, वॉलफॉल नहीं, सॉरी मैंने लिख दिया, सॉरी, वाटरफॉल, हाँ वाटरफॉल जो है इसका जलप्रपात जो होता है, जलप्रपात जहाँ आता है वो आता है आपका भेड़ा घाट, निकट जबलपुर। अब और ज्यादा समझाएंगे नर्मदा के बारे में, मैं नर्मदा ही बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। नर्मदा समझिए। और कहाँ जल पता है क्या नाम है इसका होता है? इसके आगे की जो चीज आती है वो आती है आपकी कि इंडिया में पहला ह्यूमन फॉसिल जो था वो नर्मदा की ही घाटी में पाया गया था, ठीक है। मानव अवशेष जो है नर्मदा की घाटी में ही पाए गए थे, ओके, इंडिया के, ठीक है। अब जरा समझिए ताप्ती के बारे में। ताप्ती को मैंने बता दिया तुमको कि भैया ये पश्चिम की बहती है, सतपुड़ा के पहाड़ों से निकलती है। दूसरी चीज कहाँ बहती है? कहाँ बहती है? देखिए ये बहती है महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र हो गए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ओके। तो इनसे बहती है, इन स्टेट से बहती है, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। अच्छा, इसके किनारे सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन सा है? इसके किनारे सबसे इंपॉर्टेंट शहर है सूरत। ताप्ती नदी के किनारे है सूरत। सूरत आज क्यों फेमस है? डायमंड वर्किंग के लिए, डायमंड वर्किंग के लिए बहुत फेमस है, तो सूरत, सही। सूरत वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है आपका। अगर मध्य भारत की बात की जाए, मध्यकालीन भारत की बात की जाए, यानी मिडिएवल इंडिया की बात की जाए, तो सूरत बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये ताप्ती नदी के किनारे है, सही है। अब क्या नाम है, मैं थोड़ी सी बातें और लेके चलता हूँ, रिफ्ट वैली के बारे में थोड़ी जानकारी और देता हूँ। ये तो नर्मदा ताप्ती की बात हो गई। रिफ्ट वैली के बारे में और कौन सी जानकारी आती है, ये क्या जानकारी मिल सकती है वो देखिए। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली जो है वो अफ्रीका में है, ग्रेट रिफ्ट वैली। दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली जो है ग्रेट रिफ्ट वैली है, और ये किसमें है? अफ्रीका में है, सही। अफ्रीका में सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इसी वैली में हुआ है,
बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसी वैली में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है लाखों साल पुराने ह्यूमन फॉसिल मिले हैं, यानी ह्यूमन फॉसिल्स बहुत मिले हैं इसमें, ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं लाखों साल पुराने, लैक्स ऑफ ईयर के। ठीक है, लैक्स ऑफ ईयर पुराने मिले हैं। ठीक, यहां पे ही लूसी नाम का फीमेल ह्यूमन फॉसिल मिला है। लूसी नाम की लड़की का, लड़की मतलब ये लूसी नाम के ह्यूमन का, उस समय की जो ह्यूमन रही होगी 30 लाख साल पहले, ये 30 लाख साल पहले पुराना है, लाख ईयर, 3 लाख ईयर, 30 लाख ईयर, सॉरी 3 लाख नहीं 30 लाख, 30 लाख ईयर्स पुराने जो फॉसिल है ना वो यहाँ मिले हैं लूसी के। सही, तो ये सारी बातें मैंने आपको कर दी क्या नाम है रिफ्ट वैली के बारे में। सही, अब अगली बात जो समझने की कोशिश करिए कि वार्म करंट्स, देखिए वार्म करंट्स, वार्म करंट्स या गर्म जलधारा, गर्म जल धारा। ओके, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा के बारे में समझिएगा। देखिए ऐसा है ना, गर्म जलधारा हमेशा ही इक्वेटर से पोल्स की ओर चलती है, गर्म जलधारा है इक्वेटर से पोल्स की ओर चलती है, और ये मार्ग में आने वाले बहुत से इलाकों के, जो भी इलाके से गुजरती है, वह मार्ग में आने वाले जो जल होता है उसको गर्म करती है, एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। ठीक है, वहां का तापमान बढ़ाती है। तो कई जगह आप याद रखिएगा कि वार्म करंट्स की वजह से कई इलाके जो हैं वो गर्माहट महसूस करती हैं। ठीक है, वार्म करंट्स की वजह से। अच्छा, मैं अब बताने जा रहा हूं इंडियन ओशन के अंदर, इंडियन ओशन में क्या, इंडियन ओशन में वार्म करंट्स, हिंद महासागर में वार्म करंट्स। याद करने का तरीका कैसे आता है इसका, हिंद महासागर में वार्म करंट्स को याद करने का तरीका क्या है? देखिए, गर्म अंगुली मौज में है, गर्म उंगली मौज में है। ठीक है, गर्म से आ गया गर्म जलधारा। ठीक है, गर्म जलधारा, अंगुली से आ गया अंगुली हास जल धारा, अंगुली हाथ जल गर्म जल धारा। ठीक है, फिर मौज से आ गया, मौज से आ गया मोजाम्बिक, मोजाम्बिक मोजाम्बिक जलधारा। ठीक है, मोजाम्बिक जलधारा। ओके, अब दूसरी चीज में से आ गया मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर जलधारा। और है से याद रखिए हिंद महासागर। ये सारी जलधाराएं हिंद महासागर में हैं। कौन कौन सी हैं? अंगुली हास, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ठीक है, ये गर्म जलधाराएं हैं। तो ये याद करने का तरीका हो सकता है इसका। सही है, ये सारी हो गई गर्म जलधाराएं। अगली चीज देखिए, अगली जो चीज जो है ना, पांचवी की बात करते हैं। पांचवे में क्या है ना, क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग कैसे क्या करेंगे, क्षेत्रफल राज्यों को क्षेत्रफल के हिसाब से क्या देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार राज्य। ओके,
क्षेत्रफल के अनुसार राज्य। इसको याद करेंगे देखा कैसे है। राम महान उत्तर है। राम महान उत्तर है। क्या देखिए, रा से हो गया राजस्थान, राजस्थान, ठीक, राजस्थान। फिर मां से हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर महा से हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, वो क्या नाम है, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह देखिए, सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र, सही, तो पहले राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से। अब ध्यान रख लीजिए एक बात को कि इंडिया के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, अब मैं इस चीज में आपको थोड़ा फर्दर बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से बताता हूं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के अनुसार छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से छोटा राज्य सिक्किम, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है वो है यूपी। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है यूपी और छोटा राज्य है आपका सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है? वो है आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, वो है आपका राजधानी क्षेत्र, केंद्रीय राजधानी क्षेत्र, राज्य नहीं, राजधानी, राजधानी क्षेत्र, ठीक है। केंद्रीय राजधानी क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़ा है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। अब जनसंख्या हो गई, अगर मैं जनसंख्या हटा के क्षेत्रफल के हिसाब से कर दूं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी मैं लगाया था राजस्थान। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या नाम है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, वो लक्षद्वीप ही है, ठीक है। मगर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार क्षेत्र। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश है, सही है। अब जरा आगे की चीज देख लीजिए। एक छठा जो आता है वो चीज है छोटा नागपुर प्लाठार के बारे में। छोटा नागपुर पठार प्लेटू, ओके, छोटा नागपुर प्लेटू या छोटा नागपुर पठार।
इसको ऐसे याद करेंगे आप। देखिए छवि, छवि ओझा का छोटा रूप, छवि ओझा का छोटा रूप। अब देखिए इसके हिसाब से राज्य पता लगाएंगे हम कि कौन कौन से राज्यों में छोटा नागपुर पठार है। छा से क्या हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक। बी से क्या हो गया, बी से हो गया बिहार, बिहार। ओ से क्या हो गया, ओडिशा, उड़ीसा। झा से क्या हो गया, झारखंड, झारखंड, ठीक। झा से झारखंड हो गया। छो से छोटा से छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। रू से रूर, मैं बताता हूँ रूर के बारे में। ये रूर होता क्या है ये। और पा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये है चीजें, पहला छत्तीसगढ़, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। छोटा नागपुर प्लेटू है, रूर है वो इंडिया का। छोटा नागपुर प्लेटू को रूर कहते हैं, इंडिया का। रूर एक नदी भी है जर्मनी में, उसकी घाटी को जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में माना जाता है, कोयले के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आगे है। अब मैं इसके अलावा कोई और जानकारी देता हूँ, कुछ इसी की जानकारी दे रहा हूँ आपको, तो आप समझिए क्या है, क्या नॉलेज मिलती है आपको। देखिए देखिए सबसे ज्यादा हिस्सा, मैक्सिमम एरिया जो है, मैक्सिमम एरिया या सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो किसका है, कहां पे, झारखंड में है। झारखंड में है सबसे हिस्सा बड़ा, छोटा नागपुर का सबसे ज्यादा हिस्सा झारखंड में है, ठीक है। दामोदर घाटी को, दामोदर नदी बहती है इस छोटा नागपुर प्लेटू में से, दामोदर नदी बहती है, उसकी घाटी को दामोदर घाटी को इंडिया का रूर कहते हैं, यानी भारत का रूर कहते हैं, ठीक है, भारत का रूर कहते हैं, ठीक। रूर के बारे में क्या कहते हैं, रूर जो है ना जर्मनी में है, रूर जर्मनी में, याद रखना जर्मनी में है ये, रूर जर्मनी में है। और ये कोयले प्रोडक्शन के लिए, ये याद रखिएगा, रूर हमेशा कोयले प्रोडक्शन के लिए, कोल प्रोडक्शन, कोयले के उत्पादन में ये जो है उनका सबसे प्रसिद्ध इलाका है, ठीक है। इसी वजह से भारत के अंदर इसके भारत का रूर कहते हैं। अब इसमें और जानकारी देखिए क्या होता है, अच्छा मिटाने देते है। इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं, नदियां हैं छोटा नागपुर प्लेटू बहने वाली, वो है दामोदर, फिर दूसरी कौन सी है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। तीसरी कौन सी है, वो है, वो क्या नाम है आपकी, बराकर, बराकर। ये नदियां बहती हैं, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल, ओके। सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ हिल, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इससे रिलेटेड जो भी थी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे, आगे भी इस तरह की वीडियो डालते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए स्मार्ट क्लासेस से। और इसमें ये इस नए सेशन से आप लोग के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए हो या इससे कुछ क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। नॉलेज एंड ट्रिक्स नाम से ये चैनल, ये पार्ट आने वाले हैं, और इसमें और जानकारी मैं दूंगा, नॉलेज दूंगा आपको। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।